नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात उमर खालिद की। एक ऐसा नौजवान जो लगभग 5 साल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी उन आरोपों में जो पहली नजर में ही हास्यास्पद नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि सिर्फ एक भाषण ने उसे सरकार की नजर में देशद्रोही बना दिया? क्या इसलिए कि वो सरकार का आलोचक है, या फिर इसलिए कि वो एक मुस्लिम नौजवान है? वैसे भारतीय जेलों में उमर की तरह लाखों विचाराधीन कैदी हैं जिनकी जिंदगी के न जाने कितने साल फैसले के इंतजार में बीते जा रहे हैं। ऐसे में उमर की कहानी सिर्फ एक नौजवान की कहानी नहीं, भारतीय लोकतंत्र के पतन की भी कहानी है, जिसने नागरिकों की स्वतंत्रता पर कुछ इस कदर डाका डाला है कि आजादी का अर्थ ही बेमानी हो गया है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीर देखिए, उमर खालिद एक नौजवान, उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ नौजवान 5 साल से जेल में है। यह नौजवान इस देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, जी हां, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सरकार के ही तमाम मानकों पर यह विश्वविद्यालय आज भी सर्वश्रेष्ठ है, जबकि बीते 10 सालों से इसे देशद्रोहियों का अड्डा प्रचारित करने की एक संगठित मुहिम जारी है। यह विश्वविद्यालय छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक विवेक जगाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ के छात्रों के लिए कुछ भी प्रश्नों से परे नहीं रहा, जबकि हमारे सामाजिक जीवन में ऐसी भी विचारधाराएं हैं जो सवाल पूछने को अच्छी नज़र से नहीं देखती, और उनकी ही नज़र लग गई उमर खालिद को। उमर खालिद एक मेधावी छात्र, जेएनयू का मेधावी छात्र, जिसे अब डॉक्टर उमर खालिद कहना चाहिए। उसकी पीएचडी पूरी हो चुकी थी। पीएचडी का विषय था आदिवासी असर्शन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न झारखंड। यह शोध झारखंड में आदिवासी समुदायों के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर केंद्रित था, जो उसकी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उमर एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर सक्रिय था, लेकिन 5 साल से उमर जेल में है। 11 अगस्त को, यानी 11 अगस्त 2025 को उमर खालिद ने अपना 38वां जन्मदिन जेल में मनाया। यह लगातार 5वां जन्मदिन था जब मोमबत्तियां, केक और घर वाले या शुभचिंतक नहीं, जेल की दीवारों और सलाखों ने उमर को बधाई दी। ऐसा क्या किया उमर ने? अपराध क्या है उमर का? देश में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो सवाल का जवाब देते हुए कह सकते हैं कि उसका अपराध है सरकार के सामने न झुकना। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक मुस्लिम नौजवान होकर सरकार का विरोध करना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि सरकार के सूत्र ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके लिए मात्र मुसलमान होना ही देशद्रोही होना है। लेकिन हम इन व्याख्याओं और धारणाओं पर क्यों जाएं? जरा दिल्ली पुलिस से पूछ लेते हैं कि उमर खालिद का अपराध क्या है। इसके लिए 5 साल पहले जाना पड़ेगा, जब दिल्ली में दंगे, माफ करिएगा, दंगे नहीं, हिंसा हुई थी। पुलिस के संरक्षण में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुचिंतित हिंसा हुई थी, जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने सड़कों पर निकले थे। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को शायद आप याद कर पाएं। दिल्ली में उस समय ऐसा ही माहौल था। उसके पहले सीएए और एनआरसी के खिलाफ चौराहे चौराहे प्रदर्शन हो रहे थे, और फिर क्या हुआ हम सब ने देखा। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर 2020 को, यानी लगभग 5 महीने पहले, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे उमर खालिद मास्टरमाइंड था, मुख्य साजिशकर्ता। हालांकि तथ्य यह है कि उमर खालिद दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। वो अमरावती में एक शांतिपूर्ण सभा को संबोधित कर रहा था। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जिसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक नौजवान की जिंदगी से खेलने में कोई कोताही नहीं की। अदालत के फैसले के पहले हमारे इस नतीजे पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से गुजरेंगे तो शायद यही कहेंगे। आइए देखते हैं कि इस चार्जशीट में उमर पर आरोप क्या है। पहला आरोप,
उमर ने सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए। सरकार अमरावती में, खासकर अमरावती में, जिसमें दिल्ली में दंगे भड़के, यानी पुलिस कह रही है कि अमरावती में उसने भाषण दिए और दिल्ली में दंगे भड़क गए। सच्चाई क्या है या इसका जवाब क्या है? यह भाषण शांतिपूर्ण विरोध और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित था, यानी अमरावती का भाषण। उमर ने वहां कहा था, हमें नफरत के खिलाफ प्यार से लड़ना है, नफरत के खिलाफ प्यार से लड़ना है। अब यह भाषण तो देश प्रेम को दर्शाता है, ना कि हिंसा को। तो पुलिस इस भाषण को कि नफरत के खिलाफ प्यार से लड़ना है, देशद्रोह मानती है और दंगे का कारण। आगे बढ़िए। उमर ने साजिश रची और धन जुटाया, ये एक आरोप है कि तमाम जो ये हिंसा हुई इसके पहले इसमें पैसे का भी इस्तेमाल हुआ और उमर ने साजिश रची। जवाब यह है कि चार्जशीट में धन जुटाने का कोई सबूत नहीं है या साजिश का कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, यानी जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, उसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया। उमर ने हिंसा को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, यानी उमर ने बाकायदा सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए हिंसा को बढ़ावा दिया। लेकिन जो इसका जवाब है वो ये है कि कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या संदेश पुलिस ने पेश नहीं किया जो हिंसा को भड़काता हो। उमर के सोशल मीडिया पर पोस्ट जो हैं वो शांतिपूर्ण विरोध और एकजुटता पर केंद्रित थे। और सुनिए, ये एक और आरोप इसमें लगा है और वो ये कहा गया है कि 23 जगह, जो अभी इसमें नहीं है शायद, 23 जगह प्रदर्शन हुए थे जो दंगों का कारण बने, लेकिन चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है। यानी सारे के सारे जो आरोप हैं पुलिस के, वो कहा जाए तो अनुमानों पर आधारित है, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। और एक बात तो ऐसी है कि दिल्ली में उमर उस समय मौजूद ही नहीं थे, तो फिर कैसे उन्होंने इतनी बड़ी हिंसा भड़काई जिसमें तमाम लोगों की जान गई? ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए न्यायविद जो हैं जिन्होंने इस पूरे मसले को देखा है वो बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं, और उनका कहना है कि बेवजह उमर को फंसाया गया, जेल में रखा गया। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने यूएपीए के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने उमर के मामले पर विशेष रूप से नहीं कहा, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और प्रशांत भूषण ने उमर के मामले में बार बार सबूतों की कमी को उजागर किया है। प्रशांत भूषण ने क्या कहा है ये आप देख सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि उमर का मामला दमनकारी कानूनों के तहत असहमति को कुचलने का एक उदाहरण है। उमर खालिद को 5 साल से जेल में रखा गया है, लेकिन हैरानी की बात है कि मुकदमा अभी तक ठीक से शुरू नहीं हुआ। उमर की या जमानत याचिकाएं बार बार खारिज हुई। मार्च 2022 में कड़कड़डूमा कोर्ट में, अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। फरवरी 2025 तक उमर की जमानत याचिका 14 बार स्थगित हुई। यूएपीए के प्रावधान ऐसे हैं कि बिना जमानत के सालों साल किसी को जेल में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला और हालात कुछ ऐसे हैं कि 14 फरवरी 2024 को उमर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका ही वापस ले ली थी। तब ऐसे सवाल उठे थे, इशारों में कहा गया था कि एक ऐसा जज सामने था जिसके पूर्वाग्रह स्पष्ट थे। उमर ने ट्रायल कोर्ट में फिर आवेदन किया, लेकिन 28 मई 2024 को याचिका खारिज हो गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जहां जुलाई 2025 में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया। उमर को केवल एक बार दिसंबर 2024 में अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत जमानत नियम जेल अपवाद है, ये उमर के मामले में बिल्कुल उल्टा है। उमर के मामले ने देशद्रोह की परिभाषा पर भी एक बार सवाल उठा दिया है। देशद्रोह आखिर है क्या? इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाइयां की हैं,
मसलन 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में कोर्ट ने केवल हिंसा का प्रत्यक्ष आह्वान या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की मंशा ही देशद्रोह मानी है। महज असहमति या आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन कानून यानी आईपीसी की धारा 124A पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह बनाम पंजाब एक मामला है 1 मार्च 1995 को फैसला सुनाया कि बलवंत सिंह और भूपेंद्र सिंह ये दो लोग थे, उन पर आरोप था समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का, उन्हें बरी कर दिया, जबकि इन लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था सार्वजनिक रूप से। कोर्ट ने कहा था कि देशद्रोह तभी लागू होता है, यानी यह कानून, जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ घृणा, अवमानना या विद्रोह भड़काने की मंशा से काम करे। इन नारों से ऐसा कोई नजर नहीं आया कि ऐसा कोई प्रभाव पड़ा हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल कुछ नारे बिना किसी अन्य कार्य के सरकार के खिलाफ विद्रोह या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने का आधार नहीं बनते। और उमर ने तो ऐसा कोई नारा भी नहीं लगाया था। उमर के अमरावती भाषण में देश प्रेम की भावना झलकती है। अगर आप उन भाषणों को या उनके भाषणों के कुछ अंश को सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ऐसा नौजवान 5 साल इसकी ज़िंदगी के छीन लिए गए, जमानत भी नहीं दी गई, मुकदमा और सज़ा तो बहुत दूर की बात है। उमर का देशद्रोह जिस भाषण पे है उसके कुछ अंश हमारे पास है। उमर ने क्या कहा? हमें गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है। ये उमर का भाषण है। दिल्ली पुलिस की नज़र में देशद्रोही उमर का भाषण। अगला वाक्य, हमें यह देश हमारा है और हम इसके लिए लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। इस वाक्य में ऐसा क्या है, आप खुद बताइए। एक और वाक्य, नफरत को प्यार से हराना है, हिंसा से नहीं। बार बार उमर खालिद हिंसा के खिलाफ बोल रहा था अपने भाषण में, लेकिन दिल्ली पुलिस की नज़र में अमरावती में दिया गया यह भाषण दिल्ली हिंसा का कारण बन गया। कैसे, ये दिल्ली पुलिस ही जाने, या फिर जिनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के 5 साल छीन लिए। हालांकि जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काई उनके वीडियो मौजूद हैं जिसमें वे आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी, क्योंकि वे बीजेपी के नेता हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आज़ादी की लड़ाई किसके लिए लड़ी गई थी? आज़ाद होने के लिए, पर किसे आज़ाद होना था? इन तस्वीरों को एक बार देख लीजिए, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है जिसमें साफ साफ स्वतंत्रता की बात बार बार कही गई। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। भारत में आज़ादी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में संघर्ष का अनोखा और महानतम प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जिसने सत्य और अहिंसा की ताकत का एहसास कराया और इस बात को साबित किया कि मनुष्य से उसकी स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष से विकसित हुए मूल्यों पर ही संविधान की रचना की। समता, स्वतंत्रता और भाईचारा इसका मूल है। हर नागरिक को संविधान ने आज़ादी दी है। बोलने यानी किसी भी विचार को अपनाने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, कोई भी पेशा चुनने की आज़ादी। गौर से देखिए, ये आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं मिली, उस पुराने भारत से भी मिली जो अतीत में ऐसा ही था, यानी जहां गैर बराबरी को धर्म माना जाता था। इसलिए भारत की आज़ादी की लड़ाई सच्चे अर्थों में मुक्ति संग्राम कहलाती है। पर आज़ादी के 75 साल मना चुके देश के सामने उमर खालिद का चेहरा एक सवाल की तरह खड़ा है, और ये सवाल गंभीर रूप से उमर की कलम से ही निकले हैं। ये चेहरा सवाल पूछ रहा है कि संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों का क्या हुआ? मानवाधिकारों की रक्षा का संकल्प कहाँ गया? आखिर 5 साल की जिंदगी तो सलाखों के पीछे बीत गई, और कितनी बीतेगी? और फिर जेल की दीवारों पर काटी गई उम्र का हिसाब कौन देगा? या फिर दिया भी जा सकता है क्या? पिछले दिनों उमर खालिद ने जेल से एक पत्र लिखा जो सोशल मीडिया पर उसके दोस्तों ने प्रसारित किया। इस वायरल पत्र में जो कहा गया है वो किसी भी संवेदनशील मन को हिला सकता है। उमर ने इस पत्र में महान रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास द हाउस ऑफ डेड का हवाला दिया है।
दोस्तोयेवस्की ने साइबेरिया जेल शिविर में 4 साल बिताए थे। ये उपन्यास उन्हीं अनुभवों पर आधारित है। दोस्तोयेवस्की की तस्वीर आपके सामने है। ये 4 साल साइबेरिया की जेल में थे और उन्हीं अनुभवों पर उन्होंने द हाउस ऑफ डेड लिखा था। दोस्तोयेवस्की के हाथ और पैर हमेशा बेड़ियों में जकड़े रहते थे। दोस्तोयेवस्की को सबसे खतरनाक कैदियों में से एक माना जाता था। उमर ने पत्र में इस उपन्यास को उद्धृत किया है। उमर ने लिखा है, उस उपन्यास के हवाले से, हम जीवित होते हुए भी जीवित नहीं हैं और हम अपनी कब्रों में नहीं हैं, हालांकि हम मर चुके हैं। उमर लिखते हैं कि हालांकि उपन्यास को 150 साल बीत चुके हैं और दुनिया इतनी बदल गई है कि उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन कई जगहों पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो उन चीज़ों और घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं जो मैं यहाँ तिहाड़ में अपने आसपास देखता हूँ। तो क्या उमर जीवित ही कब्रिस्तान में है? क्या ये एक प्रखर बौद्धिक नौजवान को तोड़ने की साजिश है? उमर ने एक गंभीर बात आगे लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 5 साल बीत चुके हैं, लगभग आधा दशक। ये समय लोगों के लिए पीएचडी पूरी करने और नौकरी ढूंढने के लिए काफ़ी है। ये समय शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए काफ़ी है, बच्चों के बड़े होने के लिए काफ़ी है, दुनिया के लिए गाज़ा में नरसंहार को सामान्य मानने के लिए काफ़ी है, हमारे माता पिता के बूढ़े और कमज़ोर होने के लिए काफ़ी है। जिस तरह से सरकार ज़मानत देने से इनकार कर रही है, उससे स्पष्ट है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, जेल में ही उमर को रखा जाएगा, यानी उन्हें जेल में ही रखा जाएगा, ऐसा उमर खालिद के पत्र में कहा गया है। ये भारत के एक मेधावी नौजवान की अपने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में राय है। नरेंद्र मोदी भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं वो आज़ादी के सपनों के साथ हुए महामंथन से निकला एक रत्न है। देश के नागरिकों की आज़ादी को छीनना इस रत्न की चमक को धूमिल करना है। ये भारत के संविधान के साथ विश्वासघात है। इतिहास पूरी निर्ममता से इस अपराध का जवाब मांगेगा, आज नहीं तो कल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो सच बताने का ये प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।